अस्सलाम वालेकुम। हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि बाकी और स्टूडेंट्स भी हमारे पास कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास लिंक इस वक्त अवेलेबल है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या आपकी जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनको लिंक नहीं मिला है उनको भी शेयर कर दीजिए। या फिर आपके पास जो सीआर है वो भी आपके पास ये लिंक शेयर कर सकते हैं। दूसरा एलएमएस पे भी लिंक अपलोड है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। जितने भी लोग रह गए हैं रिमेनिंग उनको आप बता दीजिए कि आपके पास विद इन 5 मिनट्स आप ज्वाइन कर लें, अदरवाइज फिर हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं 5 मिनट्स तक वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे स्क्रीन शेयर करके। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास पहले तो आप लोग मुझे ये मैसेज पे बता दें कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है अभी या नहीं आ रही है। ठीक है, ताकि फिर हम उसके आगे से अपना लेक्चर जो है स्टार्ट कर सकें। मुझे मैसेज पे ही रिप्लाई कर दें। ओके, थैंक यू मुर्तज़ा, आमना एंड सो ऑन जितने भी हैं। अच्छा, ये जो एचपी के नाम से हैं, आई डोंट नो ये कौन है। काइंडली अपना नाम जो है वो चेंज कर लें, क्योंकि एचपी की वजह से आपकी या तो अटेंडेंस जाएगी या तो फिर आपका जो नाम है रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा मेरे पास। ठीक है, तो रीनेम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मुझे मैसेज भी कर दें और बता भी दें कि आप कौन हैं। ठीक है, हम अपने पास स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास एक्चुअली हमें रैंडम एल्गोरिदम स्टार्ट करना है। ठीक है, कल की क्लास में हमने अपने पास एक जो था वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और क्वेश्चन सॉल्व सिर्फ प्री का एक हुआ था। तो उसके बाद हमने ऐसा कोई और मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो सबसे पहले हमारे पास ना हम एक और एग्जाम्पल है जो ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकालना डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आप किसी भी गिवन एल्गोरिदम की या किसी भी आपके पास गिवन इक्वेशंस या आपके पास प्रॉब्लम की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो आप ये काम करेंगे आज की क्लास में। दूसरा आपका टास्क ये होगा आज की क्लास के अंदर कि हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रैंडमाइज एल्गोरिदम। रैंडमाइज एल्गोरिदम बेसिकली नाम से ही आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने रैंडम वैल्यूज पे और रैंडम डिसीजंस पे काम करना होता है। ठीक है, तो जब स्टार्ट होगा तो फिर हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करना मजीद स्टार्ट करेंगे। रैंडम एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जिस पे वो बेस करेगा, और हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा किन और मज़ीद चीज़ों के ऊपर फोकस करके काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने ट्री के क्वेश्चन की, तो वापस आते हैं अपने पास। जिस तरीके से हमने अपने पास लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल कर ली थी ट्री की, इसी तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल सॉल्व करनी। ठीक है, हम अपने पास कोई भी एक एग्जाम्पल सॉल्व और करेंगे यहाँ पे, एंड देन फिर जो है हम अपने पास मूव कर जाएंगे आगे। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप लोग जो है यहाँ पे वाइट बोर्ड में यूज़ करूँगी, आप उससे काम कर लें, या फिर डायरेक्टली जो है आप अपने पास भी कोई ना कोई पेपर या नोटपैड की फाइल्स वगैरह ओपन करके उस पर स्टार्ट कर लें। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। जिस तरीके से आपको क्लियर लग रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड ना शो हो रहा हो तो उसके लिए भी मैं एक और ये काम कर देती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये आजकल मसला आ रहा है कि व्हाइट बोर्ड जो है वो शो नहीं हो रहा होता। तो फिर मैं एक ये भी कर सकती हूँ कि हम एक नोट पैड या वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं और उस वर्ड की फाइल के अंदर ही अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। आपने करना क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो है एक फाइल शेयर हो रही होगी वर्ड की। ठीक है, कितने लोगों के पास ये फाइल वर्ड की शेयर हो रही है? ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, कुछ लोगों के पास वर्ड की फाइल जो है शायद प्रॉब्लम कर रही है, तो हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा, मेरे पास अगर आपको शायद स्क्रीन नजर आ रही हो, हम इस स्क्रीन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बस मुझे तो खाली वाइट स्पेस चाहिए एक। तो जब हम एनोटेशंस की बात करते हैं, एनोटेशन ऑन करेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास किस तरीके से जो है यहाँ पे चीज़ें वर्क कर रही होंगी। मैं पहले स्क्रीन पे शेयर कर लेती हूँ ताकि आपके पास जो है वो सारी चीज़ें जो है एक दफ़ा ही विजिबल हो जाए।
ठीक है। अच्छा, लेट सपोज कि मुझे अपने पास इस डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन टाइप करना है। पहला मेरा सवाल यही है कि यहाँ पे आपने करना क्या है। टी ऑफ एन, हम ट्री का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। हम रिकर्सिव एल्गोरिदम के अंदर ट्री का जो लास्ट मेथड था उसका लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर और ये टॉपिक दोनों ही क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। टी ऑफ एन इज इक्वल टू 3 पी, और उसके साथ आपके पास यहाँ पे मेंशन है n/4। साथ में आपके पास एक कांस्टेंट गिवन होगा प्लस c, और n यहाँ पे साथ में आपके पास गिवन है n के साथ एक स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को आपने ट्री से सॉल्व करना है। ठीक है, कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ट्री बनाना है और ट्री बना के इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि वो रिकर्सिव एल्गोरिदम्स अगर कहा गया है तो वो कौन कौन से मेथड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। डेफिनेटली हम ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर ये क्वेश्चन मैं कहूँ कि आपने मास्टर मेथड से सॉल्व करना है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपने ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो आप ट्री स्ट्रक्चर या ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें? यस, डेफिनेटली इजी है। कैसे इजी है ये हम देखते हैं। अच्छा, मुझे मैसेज से बता दीजिएगा जो कुछ भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। लेट सपोज कि आपके पास सबसे पहले मैं एन की बात करूंगी। ठीक है। तो अगर हम n की बात करते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं अपने पास n को डिवाइड करती हूँ टर्म्स में, n/2, n/4, n/8 एंड सो ऑन। n/16 भी हो सकता है, n/64 की टर्म पे भी आप जा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपके पास जो है ट्री की लेंथ यानी कि हाइट बताई जा रही है, आप उसको लेते हुए आगे अपने पास इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी डिमांड नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से जहां तक जाएं अपने ट्री को एक्सपेंड करके एक जर्नलाइज कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास इस वक्त n/4 यहाँ पे गिवन है। तो डेफिनेटली अगर मैं nth की टर्म की बात करूँ तो मैं nth को n/2 में अब डिवाइड नहीं कर सकती। मेरे पास डायरेक्टली मुझे कहा गया है कि यू हैव टू डिवाइड योर ट्री इनटू nth फॉर्म। ठीक है, nth फॉर्म में उन्होंने कह दिया है आपको डिवाइड करने, और nth फॉर्म में भी जो डिवाइड करना है उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपके पास n/4 से जो है मेरा एल्गोरिदम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है। अब मेरे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे कि मैं अपने ट्री को, अगर nth मेरा ट्री है तो मैं अपने ट्री को कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कितने नंबर ऑफ नोड्स में डिवाइड करूंगी। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज में बता सकते हैं कि आपके पास जितने आपके पास एल्गोरिदम में चीजें लिखी हुई हैं इस वक्त, या इस क्वेश्चन को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं n को n/4 के कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं। 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, या अनलिमिटेड पार्ट्स में हम n की वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मकसद क्या है कि मैं अपने पास इस तरीके से n को जब स्प्लिट कर रही होती हूँ तो मैं n को कितने पार्ट्स में स्प्लिट करूँ, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्यों आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, और अभी अगर हम इसको एक नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सो हाउ मैनी पार्ट्स यानी कि कितने आप उसके नोड्स जो हैं निकाल सकते हैं इनिशियल कंडीशंस में। ठीक है। तो उसका आसान तरीका क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे 3 गिवन है। ठीक है। ये 3 बेसिकली मुझे आइडेंटिफाई करवा रहा है कि हाउ मैनी नोड्स यानी कितने पार्ट्स में आपका ट्री जो है वो डिवाइड होगा। इट मीन्स के 3 पार्ट में, यानी कि यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, n/4।
4, क्योंकि n की वैल्यू n/4 गिवन थी सवाल में, इसलिए हम यहाँ पे n/4 लिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास n/4, एंड अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, n/4। तो यहाँ पे आपके पास हर एक के लिए अलग अलग nth की वैल्यू जो है आपने डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मजीद आपने इस n/4 को एक्सपेंड करना है, सो डेफिनेटली आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है कि आपके पास जो टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स की डिवीजन है, वो हमेशा 3। लेट सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो फिर आपके पास आपका जो ट्री है ओनली 1 पार्ट, यानी कि ओनली 1 नोड के अंदर रहता, और वहीं से वो डिवीजन या कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके आपको दे रहा होता। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब मेरे पास यहाँ पे इसको भी मुझे ब्रेक करना है डेफिनेटली, ये और मजीद ब्रेक होगा यहाँ पे इस तरह से 3 पार्ट्स में आ गया। अब इन 3 पार्ट्स में से भी मुझे डिसाइड करना है, दिस वन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, हर पार्ट आपका जो n/4 का आपने निकाला है, वो 3 पार्ट्स में डिवीजन कर जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि मेरे पास यहाँ पे n/4 की जो नेक्स्ट टर्म है, अब यहाँ पे क्या आए, n/4 तो आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, n/8 या n/2 या n या n/16, कौन सी टर्म आएगी? तो डेफिनेटली नोबडी नोज, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट कहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मेरे लिए प्रॉब्लम है डायरेक्टली कैलकुलेट करना, तो उसका भी एक आसान तरीका होता है। और वो आसान तरीका क्या होता है कि मैं अपने पास डायरेक्टली, यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या गिवन थी, n, और n के साथ आपके पास था n/4। ठीक है, यानी कि n डिवाइडेड बाय 4। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि n/4 ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें अब मुझे अपने पास इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। डेफिनेटली n/4 मेरे पास अगर वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको हमेशा मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, आई रिपीट, अगर मेरे पास n/4 वैल्यू है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/4 से। ठीक है, 1/4, यानी कि अगर आप 1/4 करते हैं इसको, तो आपके पास लैंग्वेज सॉरी आपके पास क्या आ जाता है कि n/4 मल्टीप्लाई बाय n/4, तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा n/4। ठीक है, n ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 4 16। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके पास जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आपने यूज करनी है, वो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या हो सकती है, n/16। तो मैं जब यहाँ पे अब अपनी नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए आऊंगी, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने पास टाइप कर सकती हूँ n/16। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं n, और यहाँ पे 16, सेम एज इट इज आपके पास इन सब के लिए, इन सब के लिए एंड इन सब के लिए, हर टर्म में आपके पास n/16 आ रहा होगा। अच्छा, इसके साथ आपके पास, आपने जब यहाँ पे अपने पास n/4 में स्प्लिट किया था, तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म भी आ रही थी, यानी कि Cn, और n के साथ आपके पास था यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास Cn² यहाँ पे था जब मेरे पास n/4 की टर्म आई थी। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे ट्री बनाने के साथ साथ हमारा जो एक्चुअल काम है, यानी कि एक्चुअल पर्पस है, वो इन ट्रीज की जो है कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस सी को कांस्टेंट कह रही हूँ, तो आप चाहें तो इस सी को एज अ कॉस्ट भी कह सकते हैं।
हम हर स्टेप पे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे, ताकि एट द एंड जब मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी मैंने जितना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आप चाह रहे हैं करना, उसके बाद हम ये देख सकें, हम अपने पास एक जर्नलाइज्ड टर्म बना सकें जिसके थ्रू मैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी इजीली कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास n/16 हर एक के साथ आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास n/16 आ जाएगा। सेम आपके पास जो बराबर में n/4 है, यहाँ पे भी इन तीनों में भी n/16 n/16 एंड सब में n/16 डेफिनेटली। अब यहाँ पे इस टर्म में cn² तो n/4 के लिए था। जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे आपके पास जो c की कॉस्ट है, यानी कि c है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अब मेरा ये काम है सोचना। ठीक है, अब मुझे ये सोचना है कि यहाँ पे c की वैल्यू मेरे पास कैसे कैलकुलेट होगी, या मैं अपनी c की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। अब कॉस्ट को कैलकुलेट करना ये आसान काम है, लेकिन इस कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी चीजें सोचनी है। लेट्स सपोज कि अगर हम एक कॉस्ट निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके पास सबसे पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपके पास सी की कॉस्ट थी, सी के सी आपके पास एक कांस्टेंट था, और सी के साथ आपके पास जो था एन की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास फर्स्ट स्टेप में n² थी, यानी कि आप इस स्टेप में भी यहाँ पे आके ऊपर अपॉन में, यानी कोई भी आप जाके यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने पास एक स्क्वायर लगा देना है इस सी के साथ, या जो भी आप सी की वैल्यू लिख रहे हैं उसके साथ। तो सबसे पहले इसको पहले मैं 1 मिनट रिमूव करके दोबारा से टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है कि हम अपने पास कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी इजीली निकाल सकें। तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सी की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने कहा सी ब्रैकेट में एन बाय, डेफिनेटली ऊपर वाले स्टेप में आपकी एन की वैल्यू थी n/4, राउंड ब्रैकेट्स लगाया, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर चलता हुआ आ रहा था, तो इसी स्क्वायर को आपने यहाँ पे आके अगेन यूज करें। ठीक है, ये समझ जाएगा ये स्क्वायर लगा हुआ है। अभी क्या अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको मिटा के खुद से ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, खाली इसको रिमूव करना है। खैर अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं है, हम खुद से ही यहाँ पे एक छोटा सा जो है स्क्वायर लगा लेते हैं, ताकि आपके पास जो है ये मेक श्योर रहे कि ये वाला जो है स्क्वायर है। ठीक है, बस cn⁴ का स्क्वायर। अच्छा, c आपके पास कांस्टेंट था, n आपके पास जो n की वैल्यू थी वो n/4 थी, तो इसलिए हमने n/4 पुट किया, और जो स्क्वायर था एज इट इज। अब जब ये वाली वैल्यू के स्क्वायर ओपन होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, सी एज इट इज रहा, ब्रैकेट आपके पास आ गया राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर आपने लिखना था एन, और डेफिनेटली अब एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, n² हो जाएगी, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16। तो मेरे पास इस स्टेप पे वैल्यू क्या आ गई, n², c/n²/16। लेकिन ये c/n² जो आपने निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, यानी कि एक टर्म के लिए है। सारी टर्म्स के लिए ये 16 नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 और ये आ गई 3। तो यहाँ पे मैं c की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3, यानी कि आप इसी करना चाहें तो लिख दें 3n²/16। 3n²/16 क्यों हुआ है, अगेन रिपीट, आपके पास cn² जो था वो फर्स्ट आइट्रेशन में उस वक्त वर्क कर रहा था जब n/4 की टर्म स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट पे आके कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने c की जगह कुछ भी पुट नहीं करना, आपने सिर्फ n की जगह पे n/16 पुट किया, डेट इज द नेक्स्ट जो भी आपके पास नोड्स में वैल्यू आई थी।
n ओवर 16 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था तो आपने इस पे स्क्वायर लगा दिया। n/4 था, जब इस पे स्क्वायर ओपन किया तो ये n² by 16 हो गया। n² by 16 आपने सिर्फ ये एक टर्म की निकाली थी, यानी कि ये सिर्फ इंडिविजुअल जो है n² by 16 की वैल्यू है। ठीक है, ये सबकी वैल्यू n/16 नहीं है। तो सबकी वैल्यू n/16 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इन तीनों की वैल्यूज को आपस में ऐड अप कर दिया, n/16 n/16 एंड n/16, तो 1 2 एंड 3। तो 3n² by 16 मेरे पास जो है, आपके पास कॉस्ट आ गई है जब आपके पास n/16 वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मेरे पास ये n/16 मजीद और ओपन होता तो क्या होता, इससे भी 3 नोड्स निकल रही होती, इससे भी आपके पास 3 नोड्स निकल रही होती। सेम फॉर हेयर, इससे भी आपके पास 3 नोट्स निकल रही होती। ठीक है, इससे भी 3। इसी तरह से यहाँ से भी आप अपने पास हर नोट से 3 नोट्स निकाल रहे होते। ठीक है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास बार बार जो आपके पास आइट्रेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में रहता। लेट सपोज कि अगर मेरे पास n/16 की नेक्स्ट आपके पास नोट क्रिएट होती तो वो क्या होती। यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन पहले करते हैं। जब मेरे पास स्टार्टिंग में n/4 था तो मैं इसको मल्टीप्लाई किया था 1/4 से, तो आपके पास आंसर आ गया था n/16। इसी तरीके से अगर मैं अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए काम कर रही हूँ तो मैं अपने पास अब क्या मल्टीप्लाई करूंगी, n बाय, डेफिनेटली आपके पास अब यहाँ पे 16 आ गया है तो n/16 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। क्यों 1/4 है बार बार, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में 1/4 गिवन था, इसलिए हम अपने पास यहाँ पे 1/4 रख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 16 × 4, तो n/64। अब n/64 के कितनी नोट्स आपने क्रिएट करनी है, अब आपने ये डिसाइड करना होगा। 1 2 3 फ्रॉम हेयर, 1 2 3 एंड 1 2 3, हर नोट पे से आपने n/64 को क्रिएट करना है। हम एक नोट इसके नीचे और क्रिएट कर लेते हैं, या अगर आप चाहें तो इसी के नीचे दोबारा से लिख भी सकते हैं, n/16 n/16 और n/16। ठीक है, n/64। ठीक है, n/64 आ गया, n/64 हर एक के साथ अब n/64 जो है एडअप करते जाएंगे। जब मेरे पास n/64 की टर्म आएगी तो फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि n/64 की टर्म में आपके पास जो है कितने ट्री के अंदर जो है एलिमेंट्स बन रहे हों। ठीक है, अब हमें ये देखना है, तो मैं एक पेज और एडअप कर लेती हूँ इसी के नीचे, जिसके अंदर हम जो है कैलकुलेट करेंगे कि अगर मेरे पास n/16 की वैल्यूज आ रही हैं तो फिर हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे किसी को पिक्चर लें तो पिक्चर ले लें, अदरवाइज फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रिमूव हो जाएगा कि मीटिंग एंड होने वाली है 7 मिनट के अंदर। उसके बाद हम न्यू मीटिंग के अंदर n/64 को कैलकुलेट करके उसकी जो है कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि आप अपने पास एक जनरलाइज कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने मजीद नोट्स और क्रिएट करनी, लेट सपोज मैं इधर ही क्रिएट कर लेती हूँ, ये मेरे पास 3 नोट्स हैं। ठीक है, लेट, और इन सब के अंदर इंडिविजुअल आपके पास हो रहा है n/64। ठीक है, यहाँ पे भी n/64, मतलब कि आपने अब क्या देखना है कि n/64 जब आपकी नोट में वैल्यू आएगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। हमारे पास फ्री के अंदर आपने हर स्टेप में हर आइट्रेशन में कॉस्ट को फोकस करना होता है कि किस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो रही है, या किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पास यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। अगर मैं n/64 रख रही हूँ तो डेफिनेटली अब मुझे n/64 रखने में ये चीज़ देखनी होगी कि क्या वैल्यूज़ हैं, कि क्या ऐसी टर्म्स हैं जिनके ऊपर अब हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली जब मेरे पास हम कॉस्ट निकाल रहे थे पहले, तो मैंने अपने पास n/4 पुट किया था,
और आपके पास दिस टर्म विल बी गिवन। अब डेफिनेटली अब हम जब नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट करेंगे, या क्या कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको मैं रखूंगी, और फिर मैं अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूंगी n/64 की। ठीक है, तो अगर हम n/64 की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो डेफिनेटली आपको भी अंदाजा है कि इसी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डायरेक्ट देखें तो आप क्या करेंगे, वही वाला स्टेप जो आपने ऊपर परफॉर्म किया था, कॉस निकालनी थी। अच्छा, कॉस मेरे पास 3 ऑटोमेटिकली बाहर होगा। ठीक है, और 3 के साथ साथ आपके पास डेफिनेटली अब आपके पास यहाँ पे हम एक की कैलकुलेट करते हैं, रेस्ट ऑफ द केसेस में हम वही चीजें जो है एड अप कर लेते हैं। तो 3n² आपके पास आया था पहले, तो हमारे पास सवाल में क्या गिवन था, n², n/4 का होल स्क्वायर। तो पहले n/4 के लिए कैलकुलेट किया था, फिर अब हम जो कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली वो किसके लिए होगा, n² बाय 16 के लिए भी कह लें, या फिर आप इसको अगर पूरा एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो n² बाय 64, और यहाँ पे 3 की जगह पे आपके पास क्या आ रहा होगा, 9, क्योंकि आपके पास 3 अलग अलग पार्ट्स में नोट्स डिवाइड है, तो इस वन इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, तो वो आपके पास अलग अलग डिवीजन में चला जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लिखूं, तो वो कुछ ऐसा बनता है कि 9, मैं डायरेक्ट कॉस्ट लिख रही हूँ, ठीक है, अपॉन 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और 16 का स्क्वायर होने के साथ साथ आपके पास जो n है वो n क्या हो जाएगा, n का, बल्कि n/, सॉरी, n² हो जाएगा, क्योंकि n² तो आपके पास चलता वही आ रहा था। ठीक है, मतलब कि आपके पास ये जो 3 था वो मल्टीप्लाई बाय इन तीनों के साथ हो गया, कि इसका भी टर्म आया होगा, 3 3 9, और जो आपके पास n का था होल स्क्वायर, जिसकी वजह से 16 पर हमने सिर्फ स्क्वायर दिया। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप चाहें तो 16 का होल स्क्वायर खोल दें, और ओपन करने के बाद इसको 64 लिख लें पूरा, और n² के साथ रहने दें। ठीक है, ये वाली मीटिंग एंड हो रही है, उसको एंड करके दोबारा से पहले मीटिंग क्रिएट कर लें, ताकि ज्वाइन कर लें आप लोग, ताकि फिर मैं न्यू मीटिंग के अंदर जो है उसको दोबारा से एक दफा और जो है क्लियरली रिपीट कर दूं। ठीक है।